चलिए, हेलो, फिर से आपका स्वागत है आपके जो क्रैश कोर्स में बना करके आपको वीडियो डाल रहा हूँ। अभी लाइव मैं नहीं हो पा रहा हूँ। इसका कारण है कि मैंने पहले ही बताया है कि थोड़ा टाइम का कमी है, ऑफलाइन क्लास चलता है और इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इसके बाद जब होना होगा लाइव तो हम आपसे खुद हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कल जो हम लोग बात किए थे वो 2009 का हमने क्वेश्चन का बात किया था जो कि ऑब्जेक्टिव था। कुछ बच्चे ने बोला कि सर इसके आगे भी सवाल हैं, तो मैं कहूँगा कि इसके सवाल हैं लेकिन ये जो हैं स्टेटमेंट 2 करके हैं। सवाल तो बायोलॉजी का ही, लेकिन ऐसा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे कॉमन कोल्ड किससे होता है तो आप जानते हैं कि राइनो वायरस से होता है। वायरस किससे बना हुआ होता है तो दो चीज़ से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। वायरस के स्टडी को क्या बोलते हैं तो इसको कहते हैं वीरोलॉजी। तो ये कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इसका पैसेज दिया हुआ है। पैसेज का मतलब होता है इसका थोड़ा सा जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और इसी ग्राफ को उसमें आंसर रहता है। जैसे कि आपका इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में होता है आपका जो है थोड़ा पैसेज दिया रहता है, उसी में आंसर छुपा रहता है। ठीक है, हिंदी में भी दिया रहता था पहले ऐसे सवाल कि कुछ दे दिया कहानी के टाइप और उसी कहानी से कुछ सवाल, तो वैसा ही है। तो वैसा आप पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। ये 2009 का सवाल है। तो आज जो हम लोग करेंगे, बोर्ड पर मैंने पहले ही लिख दिया था क्वेश्चन बैंक का 2009 का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो इसमें 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो कुछ लड़के ने बोला कि सर ये क्वेश्चन बैंक क्या है, तो मैं आपको यहाँ से दिखेगा तो देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक ऐसा है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये है और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी मैंने ये सेम, ये हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है, आपका दोनों लिया है। और कुछ वर्ड जो है हिंदी वाले का भी चयन करते हैं हम कि ऐसा वर्ड लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है बोर्ड में, तो आपको पढ़ाते हैं तो दोनों को कंसीडर करके ही पढ़ाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो इसी तरह आप जो सवाल करते हैं करते रहिए। अगर दिक्कत ये दोनों बस वही, यहाँ पे शशि ब्रदर्स लिखे रहते हैं प्रकाशन में, शशि ब्रदर्स। ठीक ना, यहाँ पे शशि ब्रदर्स। आप कहेंगे कि और कोई क्वेश्चन बैंक है कि नहीं, तो मैं कहूँगा बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि ये थोड़ा साफ़ सुथरा है। हाँ, आंसर गलत रहते हैं बहुत, मैंने देखा है और पिछले साल ही देखा, क्या 2-3 साल से मैं देखा हूँ कि कोई ये बहुत अच्छे पब्लिकेशन का बुक नहीं आता है जिसमें कि कोई अच्छे टीचर या कोई जो है रिकमेंड टीचर जो होते हैं वो इसको बनाते हैं, इसका आंसर को बनाते हैं। ये कोई सामान ही स्टूडेंट वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी हो। तो मैंने देखा है, चाहे वो प्रकाशन का गलती हो चाहे किसी का गलती हो, लेकिन इसमें गलती होती है, गलतियाँ होती है, नॉट गलती, क्योंकि 1-2 रहता है तब गलती कह सकते हैं। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन का जो है स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, राइट एडेप्टेशन ऑफ wind pollinated flowers। अब इसका हिंदी जो अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए। पॉलिनेटेड फ्लावर मतलब ये जो फ्लावर हैं, पुष्प हैं, जो ये पुष्प हैं, ये पुष्प वायु परागित के लिए अनुकूलन पुष्प वायु परागित के लिए अनुकूलन कैसे करता है। ऐसे यहाँ पर लिखा है, राइट लिखना है, तो वायु परागित कैसे होता है उसको लिखना है। कैसे मैंने जोड़ दिया, क्वेश्चन वही है, सवाल वही है। ऐसा आप देखेंगे वहाँ पर, आप जैसे ही देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक
तो देखिए अब यहाँ पर ये सवाल को आप जो है जब भी आंसर लिखेंगे तो पहली बात आंसर लिख के जैसे ही आप कितना भी सिंपल में तो एक चीज़ लिखना आपका उचित बनता है, एक लाइन कि वायु परागित करने के लिए पुष्प को निम्न अनुकूलन करना पड़ता है, यानी अंग्रेजी में कहेंगे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच हैव फ्लावर्स डू पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाइंड या विंड। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में, यानी कि हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, आखिर उसमें क्या ऐसा गुण होता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो फ्लावर है आपका, ये जो आपका फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में मेल भी होता है और इसी में फीमेल भी होता है। बहुत सारे आपने देखा अड़हुल का फूल देखा होगा, अड़हुल का फूल तो वो लाल होता है, तो इसमें क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो मेल यहाँ पर मेल गैमिट बनेगा यानी नर युग्मक, और यहाँ पर पहुँचेगा कहाँ पे, स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। कल मैंने बोला था एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर उसी में रहता है ये गैमिट, तो वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो पहुँचने का जरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, बहुत सारे जरिया हैं आपका, एक एयर के द्वारा, हवा के द्वारा भी जा सकता है, ठीक, तो और बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आपका जो है ये कुछ बर्ड्स हैं, जो बर्ड जो है क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं नेक्टर लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए। कुछ जो है आपका कीड़े मकोड़े हैं तो वो सब के द्वारा जाता है, तो ये तो उसका पोलिनेशन करना है, लेकिन ये हवा के द्वारा कैसे होता है। तो देखिए जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है तो हवा के कारण दो प्रॉपर्टीज आपको लिखने का रहा। ये तो मैंने समझाया कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है चाहे जिससे पहुंचे, अगर एयर के द्वारा पहुंचता है यानी कि विंड के द्वारा, यानी कि वही हुआ एयर के द्वारा पहुंचता है, तो दो प्रॉपर्टी लिखें कैसे, क्या अनुकूलन है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है जो कि हवा के द्वारा ही मेल गैमिट फीमेल के पास पहुँच जाएगा। तो एक इसको जो है क्या होना चाहिए, इस फ्लावर में जो मेल गैमिट होते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल गैमिट क्या होना चाहिए, मेल गैमिट बी ड्राई, चूंकि ड्राई होगा शुष्क होगा, यानी क्या होना चाहिए, ये जो नर युग्मक है सूखा होना चाहिए। ठीक है, नर युग्मक सूखा होना चाहिए, मतलब कि अगर वो जितना सूखा होगा तो हवा में उतना ही उड़ के जाएगा। दूसरी बात तो यह कि ये जो मेल गैमिट है इसके ऊपर एक हल्का हल्का पंखुड़ी टाइप का, हेयर टाइप का होगा, ताकि इसको स्विम करने में, हवा में स्विम करने में मदद करेगा। तो क्या कहेंगे इसके साथ आपको कि ये गैमिट जो है क्या होना चाहिए आपका, इस गैमिट के पास मेल गैमिट हैव फीदरी स्ट्रक्चर। फीदर मतलब हल्का हल्का पंखुड़ी टाइप का होगा, ताकि हवा में तैरने में है। कभी कभी आप देखे होंगे ये जो है मेज का जो होता है मेल बहुत दूर तक जाता है, वो ड्राई होता है और उजला उजला दिखाई देगा, बहुत झुंड में होता है। तो ये कम से कम दो प्रॉपर्टी आपको लिखना है कि इसमें जो एडेप्टेशन है, क्या एडेप्टेशन है, इसका मेल गैमिट ड्राई होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें फीदर मतलब कि उसमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसमें, मेल गैमिट के ऊपर, ताकि ये स्विम करके हवा के द्वारा जाए। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होगा तो मान लीजिए कि भारी रहेगा तो वो उड़ के नहीं जा पाएगा, किसका, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के पास उड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब आइए, और ये हिंदी में अगर लिखना कहेंगे कोई लड़का तो क्या कहेंगे कि नर युग्मक क्या होना चाहिए, एक पंखुड़ी पर का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, पंखुड़ी नुमा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे क्या हवा में ये स्विम कर सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टी को आपको लिखना है, क्योंकि आपका 2 नंबर का है तो यहाँ पर एडेप्टेशन में 2 ही लिखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, अब बहुत लॉन्ग में भी पढ़ना पड़ता है इसको। एक सवाल तो ये हुआ आपका, कोई खास नहीं था सवाल। अब इसको जो है मैं हटा दूँ। लिखने का तरीका आपका होना चाहिए कैसे आप लिखते हो, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको लिखना है, और कैसे लिखना है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे। दूसरा है व्हाई डिड मैंडल सेलेक्ट पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। दूसरा सवाल देखिए, व्हाई
डिड मेंडल सेलेक्ट पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने, चूँकि आप जेनेटिक्स पढ़े हो कहीं भी, मतलब कि आपको मैंने मेंडल का जेनेटिक्स मैंने पढ़ाया था बहुत, जब ये जो है आपका बहुत कह सकते हैं कि कोरोना के पहले ही शायद पढ़ाया था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसी समय आपको मैंने बताया था कि मेंडल किस पर वर्क किया था, तो पी पर। ऐसे उन्होंने और चीज़ों पर प्रयोग किया था, लेकिन सवाल यह है कि सेलेक्ट जो होता है वह चीज़ों को करते हैं जिस पर हम क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं। आखिर उन्होंने ये पी को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए? पी मतलब मटर के पौधों के, हिंदी में क्या होगा, मेंडल ने, हिंदी में क्या होगा, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में मटर का पौधा को क्यों चुना? क्या बोले हम कि मटर के पौधों को क्यों चुना? सिर्फ आपको मैंने हिंदी करके बता दिया, क्या रीजन था, क्या बात था, और क्वेश्चन बैंक लेके आप बैठेंगे ताकि आपका शुद्ध हिंदी भी पता चले कि वहाँ क्या है। तो देखिए, अब हम लोग जब कभी किसी पर प्रयोग करते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि प्रयोग जब इस पर कर रहे हैं उसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जैसे कि जीन का बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा चीज़ को चुनना चाहिए जो कि रिजल्ट दे। तो जो भी साइंटिस्ट जिस चीज़ पर प्रयोग करते हैं उसमें कुछ न कुछ उसमें खास होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, यानी कि संकरण, यानी एक फ्लावर जो भी है, एक फ्लावर मटर का दूसरे फ्लावर के बीच में क्या कराते थे, क्रॉस। उस पर वो रिजल्ट देखते थे कि इसका प्रॉपर्टीज गया कि इसका प्रॉपर्टीज गया। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्होंने देखा कि इसका सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल जो पी लिया, पी का जो ये फ्लावर था बायसेक्सुअल था। बायसेक्सुअल का मतलब समझ रहे हैं ना, द्विलिंगी। मैंने इधर ही बताया था आपको रिप्रोडक्शन में, हिंदी वाले अंग्रेजी वाला को, कि फ्लावर में क्या था, ये बायसेक्सुअल फ्लावर था। एक रीजन, बायसेक्सुअल मतलब समझ रहे हैं ना, द्विलिंगी हिंदी वालों के लिए। क्यों सर? द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, इसमें मेल भी था और फीमेल भी था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था तुरंत कि कोई फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो उसको क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो बायसेक्सुअल में क्या होता था इनको कि अपने से अपना भी क्रॉस करा सकते थे, जिसको कहते हैं सेल्फ क्रॉस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि अपना मेल गैमेट अपने ही फीमेल गैमेट से इसमें क्रॉस कर सकता था। और दूसरा कि इसका मेल गैमेट इसके फीमेल गैमेट से क्रॉस करते थे, या इसका मेल गैमेट इसके फीमेल गैमेट से क्रॉस करवा सकते थे। हाँ, तो उन्होंने क्या देखा, ऐसे करके रिजल्ट देखा कि आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें किसका आता है। अगर सेल्फ करते हैं तो क्या होता है, क्रॉस करते हैं क्या होता है। तो एक प्रॉपर्टी क्या था इसका कि द पी प्लांट हैव बायसेक्सुअल फ्लावर। तो क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं स्टार मार दिया, पॉइंट आपको यही लिखना है। आप जैसे लिख सकते हो कि बायसेक्सुअलिटी इन फ्लावर, कोई लड़का अगर ऐसा लिख दिया बायसेक्सुअलिटी इन फ्लावर, यानी फ्लावर में बायसेक्सुअलिटी है। हिंदी वाले लिख दिया कि पुष्प जो होते हैं उसमें दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, नर भी और मादा भी, या कह सकता है द्विलिंगी होता है। तो अपना लिखने का जो है ये तरीका होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है कि 2-4 पॉइंट जो है डील करेंगे। जैसे इस पॉइंट को लिखिए, आपको लिखना यही है, ठीक है, लेकिन कैसे लिखना है। इंग्लिश वाले आपको, इंग्लिश तो आप लैंग्वेज जानते हो तो किसी तरह लिख सकते हो कि फ्लावर हैव बायसेक्सुअल, या कह सकते हो बायसेक्सुअलिटी इन फ्लावर। हिंदी वाला लिखेगा पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं। या ये भी लिख देगा कि एक ही पुष्प पर दोनों होते थे, नर जननांग और मादा जननांग। इसीलिए उन्होंने चुना कि अपने से भी क्रॉस करेंगे तो क्या देखते हैं रिजल्ट, दूसरों से। और देखिए बहुत सारा चीज़ है। एक प्रॉपर्टीज तो आप ये लिखे, आपको 2 ही 3 लिखना है, ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या था कि इसका जो ग्रोथ होता था ना, जो ये रिजल्ट देता था बहुत कम दिनों में। तो ये इसका लाइफ स्पेन जो था, लाइफ स्पेन समझ रहे हैं ना, लाइफ स्पेन वो बहुत कम था। मटर का कितना लाइफ स्पेन होता है आप तो जानते हो, 2 से 3 महीने। कितना होता है, 2 से 3 मंथ। और इसके बाद तुरंत रिजल्ट। अब जीन का बात कर रहे हो कि कैसे जाता है अगला पीढ़ी में, और आप रिजल्ट देखोगे किस में, अपने मन या ह्यूमन में देखोगे।
ठीक है। तो पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो जो है पूरा लाइफ बिता दिया फिर भी रिजल्ट नहीं देख सका, यानी कि कितना 20 साल होगा, फिर शादी होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी करेक्टर देखेगा। तो लंबा लाइफ नहीं होना चाहिए, क्या छोटा। तो आप जानते हो मटर का पौधा क्या है, छोटा लाइफ। तो लाइफ स्पैन, जीवन अवधि क्या होता है, छोटा। जीवन अवधि क्या होता है, छोटा। तो आप जैसे लिख सकते हो इसको, पॉइंट को जैसे भी इच्छा कि क्या, पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला क्या कहेगा, मटर के पौधों में जीवन काल कम था। और बहुत सारे करेक्टर हैं, जैसे तीसरा क्या था कि आप इसको जो है ग्रो करा सकते हैं एक लिमिटेड वे में। आप किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको लिमिटेड वे में ग्रोथ वृद्धि करा सकते हैं, और वह जो मिलना चाहिए, वो जो जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, वो जो मिलना चाहिए वो ईजी वे में मिलना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ईजी अवेलेबल। क्या कहेंगे, ईजी अवेलेबल। तो 2-3 पॉइंट हो गया, बहुत इनफ हो गया, क्योंकि वहाँ पर आपको कम से कम शॉर्ट में कम से कम किसी में 3, किसी में 4 पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट ऐसे करके लिख के जाना है। 3 से ज़्यादा नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का है। तो ये दोनों चीज़ आप कंसीडर करोगे, ठीक है। बायसेक्सुअलिटी, लाइफ स्पैन। अब कोई लड़का कहता है कम स्पेस उसको क्या होता है ग्रो करने के लिए चाहिए, तो ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप लिखने का तो बहुत सारे करेक्टर था, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आप वही करेक्टर को लिखो जो कि ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा मतलब कि वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपने, ये जो है 2 नंबर का आपने देखा। अब रही बात कि नेक्स्ट क्या है, तो तीसरा है राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। चलिए इसको देख लिया आपने, यहाँ फोकस होना, ये पॉइंट देखिए। सेंटेंस तो अपने से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी या कोई चीज़, तो आपको क्या लगता है सेंटेंस, हाँ पॉइंट देखते हैं, कभी यदि भूल जाते हैं तो पॉइंट देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन सेंटेंस अपने से बनाते हैं। उसी तरह सेंटेंस बनाना सीखिए, अभी भी टाइम है आपके पास। तो चलिए, बना बनाया नोट्स आप रट सकते हैं, ठीक है, किसी का नोट्स को रट सकते हैं, लेकिन अगर आप समझे हुए हैं तो आराम से 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। अब है सवाल तीसरा, राइट टू मेजर फंक्शंस। राइट टू मेजर फंक्शंस each of testis and ovary। कुछ नहीं है, हिंदी में क्या कहेंगे, टेस्टिस को आप कहते हो वृषण। क्या बोलते हो इसको, वृषण। वृषण तथा अंडाशय का 2 कार्य बतावें या कार्य लिखें। सवाल वही है, अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो गया, सवाल वही है। आप जानते हो टेस्टिस और ओवरी क्या है। टेस्टिस होता है मेल में होता है, मेल में होता है यानी नर में होता है, जिसमें क्या होता है आपका ये सेक्सुअल ऑर्गन है, एक हिस्सा है जिसमें आपका टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं यानी मेल गैमेट बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों का फंक्शन लिखा है, देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना है। यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन तो लिखा है, वहाँ क्वेश्चन निकला नहीं है आपको, तो यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे कि टेस्टिस का निम्न 2 फंक्शन है। यहाँ लिख भी रहा है 2 क्यों कर रहा है, 2 नंबर का, इसीलिए 2 ही बताते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे भी मैं 2 बताया, एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, टेस्टिस का फंक्शन, तो टेस्टिस आपको लिखा है वृषण, इसका 2 निम्न कार्य है, ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिए। 2 निम्न कार्य हैं, टेस्टिस हैव फॉलोइंग 2 फंक्शन। अंग्रेजी वाला ऐसे लिखेगा जैसे लिखते हैं, 2 फंक्शन। हिंदी वाला क्या लिखेंगे, वृषण, वृषण क्या है, अंग्रेजी भी वर्ड लिख करके डायरेक्ट लिखिए, टेस्टिस का निम्न 2 कार्य हैं। तो पहला कार्य क्या है, यह मेल गैमेट बनाता है, इट फॉर्म मेल गैमेट। यह क्या बनाता है, मेल गैमेट, जिसको आप क्या कहते हो, मेल गैमेट को स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, यानी कि नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट को नर युग्मक, ठीक है, यानी कि स्पर्म बनाता है। एक बात। दूसरा,
याद है हम लोग में जो ये आवाज़ जो थोड़ा सा बोल्डनेस है मेरे में, जितने भी मेल होते हैं, इसका किसका कारण है? ये जो कारण है आपका, वो कारण कौन है? एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? तो ये हार्मोन को बनाता है। ये हार्मोन कौन? सेक्स हार्मोन को बनाता है। तो क्या कहेंगे? इट फॉर्म सेक्स हार्मोन। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। हिंदी वाला भी वही लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। यानी क्या मतलब कि ये जो है लिंग हार्मोन जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। तो ये में देखिए 2 फंक्शन हुआ। अब इसका देखिए ओवरी का दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या? ओवरी है फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, यानी अंडाशय के निम्न 2 काम हैं। तो पहला जो काम है यहाँ पर, पहला जो काम है, फर्स्ट वर्क जो है वो क्या है? ये भी एक गैमीट बनाता है। उस गैमीट का नाम क्या है? फीमेल गैमीट। क्या नाम है उसका? फीमेल गैमीट। तो आप कह सकते हो क्या यह क्या बनाता है? फीमेल गैमीट, जिसको क्या बोलते हैं आप? एग या ओवम। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? ये अंड का उत्पादन करता है। इसी को क्या लिखेंगे? ये जो ओवरी है ये अंड का उत्पादन करता है, यानी एग का निर्माण करता है। और दूसरा प्रॉपर्टी, यह भी एक हार्मोन को बनाता है। उस हार्मोन का नाम जानते हो? क्या है? एस्ट्रोजन। क्या बनाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये क्या है? सेक्स, ये फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बनाता है? बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। यही लिखेंगे आप, एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। तो हुआ ना दोनों में 2-2 फंक्शन। इतना ही लिखना है और ऐसे ही सजा के लिखना है आपको इसका। ये तो ऐसे में आपको नंबर बहुत देता है और दिखता भी है। किसको? एग्जामिनर जब आपका कॉपी से आता है तो थोड़ा है कि आप पूरा लाइन में लाइन लिखोगे तो सब देखेगा। बस उसका नज़र पड़ा, ओ ऐसे लिखा है तो तुरंत ऐसे दे दिया, क्योंकि वो पॉइंट देखते जाता है। और उसमें तो ज़्यादा जो है लिखने का बल की कोशिश नहीं कीजिए कि जैसा जो कहानी है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं, ऐसे पूरा छापने का कोशिश नहीं कीजिए। उसको पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करें, क्योंकि आपको वहाँ पर वही चीज़ देखते हैं। एक बार पॉइंट देखा और लिखने का तरीका उसी में पढ़ते चले जाते हैं और पूरा कॉपी भर दोगे। कहीं पे ना पैराग्राफ चेंज किया ना लाइन चेंज किया तो नंबर आपको थोड़ा कम, क्योंकि जो टीचर देखते हैं ना उनको बहुत सारे कॉपी जांचना होता है। ठीक है। तो वो देखते हैं, एक नज़र में लगता है स्कैन कर लिए, ओ अच्छा लगता है, ये अच्छा लगेगा बंदा, बस दे दिया। तो ये आपने तीसरा दिखा। अब जो है आइए फोर्थ, देख लिए पॉइंट को लिखते जा रहे हैं। आप लिखने का तरीका को ढूंढिए। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी जैसा लिखेंगे, हिंदी वाला देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। बस पॉइंट हमको याद है उसी तरह लिखते हैं, उसी तरह आपको बनाना है। और हिंदी तो हम कर ही दे रहे हैं। ठीक है। आने तो हिंदी तो अगर मान लीजिए कहीं पर लग रहा है कि यहाँ छूट रहा है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक तो मेरे पास दोनों है, दोनों एक साथ कैसे फॉलो करें आपका। तो लेकिन लिखे तुमको याद है, क्वेश्चन अंग्रेजी है तो हिंदी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए। ये वाला तो क्वेश्चन अच्छा है, जो ये 3 वाला है इसको थोड़ा सा VVI मार दीजिए, जो लास्ट में बताया। चूँकि ओवरी को भी कंसीडर किया है और टेस्टिस को भी कंसीडर किया है, तो दोनों कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या हो सकता है कभी दोनों एक को कहा है 2 नंबर में पूछ दे, तो ये कंसीडर कीजिएगा आप। चूँकि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा लगता है कि नॉर्मल वे में लेना चाहिए, लेकिन मैं कहने वाला कौन हूँ। चलिए आपका जो है 4th नंबर क्वेश्चन है, वाई is hemophilia called as bleeders disease। तो भाई हेमोफीलिया जानते हो, तो इसको हिंदी में कहेंगे हेमोफीलिया को ब्लीडर्स। इसका हिंदी यही मैंने देखा होता भी है। ब्लीडर का मतलब होता है बहने वाला, तो ऐसा नहीं लिखेंगे बहने वाला क्यों है, तो सीधा लिखेंगे हीमोफीलिया को ब्लीडर्स बीमारी क्यों कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो अब जानिए कि हीमोफीलिया क्या है। जेनेटिक्स में मैंने बताया था आपको और आप जानते भी पहले भी हैं
कि आप जानते हैं कि हेमोफीलिया में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर कट जाए, थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति को कट जाए तो क्या होता है, वो लगातार ब्लड बहता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि ब्लड को जमने के लिए बहुत चीज़ चाहिए, खास करके बहुत सारे प्रोटीन हैं, फैक्टर हैं, किसी का भी कमी हो। और आप जानते हैं ये क्यों होता है, तो जीन डिफेक्ट है। जीन डिफेक्ट होता है यानी कि ये जन्मजात यानी कंजेनिटल डिजीज है। कंजेनिटल डिजीज, देखिए मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे कंजेनिटल डिजीज आपको मिलेगा इसी में या आगे वाला में। तो कहता है सबसे बड़ी हीमोफीलिया का बीमारी जो होता है, आप एक पॉइंट अधिक लिखिए, कम नहीं, यह एक जन्मजात बीमारी है, मतलब इनबॉर्न डिजीज है। तो कोई लड़का अगर लिखेगा तो इस पर फोकस होगा कि हेमोफीलिया क्या है, इनबॉर्न डिजीज है एक। और दूसरी बात है ये होता क्यों है, ये जेनेटिक बीमारी है, ये जेनेटिक जो है डिजीज़ है, यानी कह सकते हो यह जो बीमारी होता है ना, ये जन्म के साथ ही होता है, ये जन्म के साथ होता है। जीन में प्रॉब्लम होता है तो जन्म के साथ है। और दूसरी बात यह है कि इन दिस डिजीज व्हेन द स्मॉल कट इज अकर, यानी कि थोड़ा सा कट भी हो जाए, देन द ब्लड इज फ्लोइंग कंटिन्यूस वे, यानी ब्लड क्यों कंटिन्यूस लगातार बहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज। नाम है ब्लीड करना, ब्लीडर्स यानी बहना, क्या कहते हैं इसको, बहना। तो आप कह सकते हो कि एक तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा ताकि उनको लगे कि ये जान रहा है हेमोफीलिया के बारे में। दूसरा पॉइंट यह लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग अकर इन स्मॉल कट। स्मॉल कट मतलब छोटा सा, या स्मॉल इंजरी, इंजरी का मतलब थोड़ा सा कट छट जाए, तो अब छोटा सा भी कट जाएगा ना तो लगातार आपका खून बहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। तो ब्लीडर्स डिजीज किसे कहते हैं, तो हीमोफीलिया को। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, थोड़ा सा भी कटने के बाद लगातार खून बहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। हिंदी में भी कहेंगे यही कि हेमोफीलिया, जहाँ लिखे हैं मेल, हीमोफीलिया एक बीमारी है जो जन्मजात बीमारी होता है। क्या होता है, जन्मजात बीमारी होता है। इसमें आनुवांशिक बीमारी है एक तरह का, और इसमें छोटा सा भी अगर कट जाए शरीर में, अगर छोटा सा भी जख्म हो जाए तो इसमें क्या होता है, पिन भी चुभ जाएगा तो लगातार ब्लड बहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ब्लीडर्स बीमारी। हमको लगता है कि आप श्योर आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि करना भी नहीं है, सभी क्वेश्चंस बनाने हैं, पूरा इतना मोटा है, इसमें तो सभी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, लेकिन आपको जो है मैं बायोलॉजी का सारा फोकस करूँगा, फिर आपके सर जो भी हैं वो फोकस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए, पॉइंट लिखते जा रहे हैं, किस किस चीज़ पर फोकस करना, अपने से पॉइंट बनाना। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट को दिमाग में रखना। अब है 5वां, What are restriction endonuclease? What are restriction endonuclease? क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये तो इधर ही पढ़ा रहे हैं, आपको बायोटेक पढ़ा रहे हैं, तो शायद नॉर्मल क्लास जो चल रहा है उसमें है। और मैंने बताया था कि इसको शॉर्ट में RE भी बोलते हैं, RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका हिंदी में है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, व्हाट आर, क्या कहेंगे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या है। ठीक है, या क्या समझते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से, ऐसे ही बोला तो सवाल वही है यार। ठीक है, अब सुनिए, एक चीज़ तो आपको पॉइंट यहाँ बता देते हैं आंसर में, कि जिसके अंत में ASE रहे, जिसके अंत में ASE रहे बायोलॉजी में नॉर्मली वो माना जाता है क्या है, एंजाइम। एंजाइम का मतलब तो आप लोग जानते हो, एंजाइम ही लिखना हिंदी वाले भी, ऐसा नहीं कि तुम लिख लेना उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जानते हैं कि एंजाइम का हिंदी उत्प्रेरक है, लेकिन एंजाइम ही लोग लिखना। ठीक है, क्योंकि ये फेमस हो चुका है, जो चीज़ फेमस है, जैसे ब्लड, आप कोई खून बोलते हो गाँव में, क्या थोड़ा सा अगर ब्लड चाहिए तो कहते हो ब्लड चाहिए उसको, उसका ब्लड का कमी हो गया, कभी ये ऐसा बोलते हो कि खून की कमी हो गया, ऐसा कभी नहीं बोलते। कुछ ऐसे, जैसे स्कूल, कौन बोलता है कि मैं विद्यालय में पढ़ा हूँ, बताओ तो कोई नहीं बोलोगे, कारण
क्योंकि कुछ वर्ड फेमस हो जाता है, उसी तरह एंजाइम फेमस हो गया तो एंजाइम ही लिखेंगे। तो कहता है कि जिसके अंत में एस है, ए ऐसी एज है, वो एंजाइम होता है। तो पहला पॉइंट तो लिख सकते हो, यह एक प्रकार का एंजाइम है। या क्या प्रकार है? एक प्रकार का एंजाइम है, एक पॉइंट। ये तो कोई नहीं दुनिया में काट सकता है, एक नंबर तो ऐसे हो गया। लेकिन यह एंजाइम करता क्या है? यह एंजाइम क्या करता है? तो सुनिए सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, ये डीएनए का जो डबल धागा होता है, मैंने पहले ही बताया या फिर पीछे का वीडियो देखे, क्लास में भी मैंने बताया है कि ये जो डीएनए है ये 2 स्ट्रैंड का बना होता है। एक स्ट्रैंड फर्स्ट और दूसरा ये स्ट्रैंड क्या है? सेकेंड। और ये दोनों हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, पीछे बताए हैं, लेकिन अगर कोई लड़का अनजान है तो फिर जानिए। और ये दोनों धागा को एक साथ ये काटने का हिम्मत रखता है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होता है ये डीएनए के धागा को काटता है, लेकिन एक सीक्वेंस पर काटता है, एक निश्चित जगह पर काटता है, जिसको आपको पूछा जाता है 2 नंबर में, वो भी कहीं मिलेगा पूरा क्वेश्चन बैंक में। उसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या नाम है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हिंदी वाले क्या आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पिट वो करेंगे अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी इसमें जो धागा होता है उसमें एक सीक्वेंस होता है, उसी जगह पर काटेगा। तो अब आप दूसरा पॉइंट बना सकते हो कि यह एंजाइम, यह जो एंजाइम है यह डीएनए का 2 धागे को यानी कि 2 स्ट्रैंड को एक साथ काट सकता है। यानी इट कट द 2 स्ट्रैंड टुगेदर, एक साथ काट सकता है। बट एट स्पेसिफिक साइट, दो साइट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसे क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हिंदी वाला क्या लिखेगा? पहला पॉइंट तो लिख दिए एंजाइम होता है। यह जो है क्या है? यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कि डीएनए के दोनों धागे को एक साथ काटता है, और यह जिस स्थान पर काटता है वो निश्चित होता है, जिसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। तो इस 2 पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर कीजिए, हाँ, कि ये क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे 2 पॉइंट जहाँ पे काटता है। या फिर नहीं, अगर ये याद नहीं रहे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर याद नहीं रहे, तो आप सीधा कहिएगा डीएनए के एक जो है निश्चित अनुक्रम पर काटता है, तब फिर भी आपको पूरा नंबर देगा। वो समझ जाएगा कि ये जान रहा है लड़का या फिर जान रहा है ये स्टूडेंट कि ये एक निश्चित जगहों पर काटता है। चलिए ये जाना। और अच्छा, एक्स्ट्रा और एक पॉइंट रखो कि यह बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं आपको? डीएनए जो मतलब उसको कह सकते हो पुनर्योजक डीएनए तकनीक, हिंदी में बोलते हैं पुनर्योजक डीएनए तकनीक में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि कहीं पर डीएनए को काट करके दूसरे जगह शिफ्ट करना, दूसरे जगह जोड़ना, तो काटेगा तभी तो जोड़ेगा। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखो, अगर इसमें कोई याद ना रहे तो कर सकते हो, लेकिन जिसके अंत में एज रहे ये पॉइंट तो जरूर लिखो, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट, एक निश्चित जगहों पर काटता है जिसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर ये भूल गए तो कहेंगे कि यह एक एंजाइम है जो कि एक निश्चित जगहों पर काटता है और डीएनए के 2 धागों को एक साथ काटता है, दोनों स्ट्रैंड को एक साथ काटता है। ओके, अब जो है आपका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में घुसा मतलब कि पूछ देगा आपको, इसको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, या फिर कभी क्या करेगा 2 नंबर में डाल दिया। कहीं आपको अगर पूछा आगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कौन एंजाइम काटता है, तो ये भी घुमा के वही होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इस जैसे सब क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में ऐसे भी रखना चाहिए। तो चलिए पॉइंट लिखते जा रहे हैं, और कैसे लिखना ये बता रहे हैं। पॉइंट तो आपको हमेशा यहाँ पर याद ही कराना चाहिए हमको, जो समझा रहे हैं सिर्फ इसलिए आपके दिमाग में रहे ये बात। और चलिए अब जो है आगे मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 6 नंबर, ये भी बताएं इधर ही क्लास में। मेंशन 2 एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया, एक चीज़ गौर किया कि देखते हैं ज़्यादा किससे सवाल आता है, या तो जेनेटिक्स से या तो बायोटेक्नोलॉजी से। ये बायोटेक्नोलॉजी, इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी था, ये जेनेटिक्स है। और उसके पहले आपका हीमोफीलिया क्या था, जेनेटिक्स है। इसके बाद जो है फिर आ रहा है कुछ देर के बाद बायोटेक्नोलॉजी, फिर आ रहा है जेनेटिक्स, फिर आ रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि ऐसा, एक फिर इकोलॉजी का है, और फिर एक क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो फ्लावर सब बताए थे। इसके बाद टेस्टिस ओवरी क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो कुछ जो है ज़्यादा करके सवाल आपका क्या है, आपका जेनेटिक्स से है। ऐसा नहीं कि ऐसा पूछा जाता, लेकिन ज़्यादा जेनेटिक्स से और बायोटेक्नोलॉजी से। इसके बाद डिजीज़ से भी आप पूछे जाते हैं, और ऐसे पढ़ना आपको सभी को है, क्योंकि सबसे सवाल पूछे जाते हैं, जो पसंद आएगा वही बनाएंगे। क्योंकि आजकल तो एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पसंद है 18 में चुन करके वही बनाएंगे। आप कितना 10 बनाना है आपका 2 नंबर का, और लॉन्ग में देता है शायद 6 देता है, 6 में आपको 3 बनाना है। तो 50%, बहुत ज़्यादा 200% से कहिए आप, उसमें आपको बनाना है चूज करके। तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन आपको जानना सब चाहिए। क्या भूल जाएंगे वहाँ पर, क्या पता किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा वही लिखेंगे। अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, आपको इधर बताए थे उंगली छापी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डीएनए उंगली छापी। अब ये उंगली छापी है तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये उंगली छापी, ये जो उंगली फिंगरप्रिंटिंग है, ये नहीं। इससे तुलना करके नाम दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब इसका उपयोग पूछा है, लेकिन फिर भी आपको तकनीक बता रहे हैं। ये एक विशेष तकनीक है जिसमें क्या होता है कि किसी के डीएनए को जांच करते हैं कि वो डीएनए किसका है, उसी का है या उसके वंश का है, और दूसरे से डीएनए नहीं मिलता है। वह एक स्मॉल सीक्वेंस होता है जिसका नाम है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वाले को भी यही लिखना पड़ेगा VNTR, क्योंकि इसका वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट लिखना है शॉर्ट में, सीधा VNTR लिखेंगे। यानी हमें जो VNTR है वो आप में जो है वो नहीं मिलेगा, आपके बगल में जो दोस्त हैं या फिर कोई भी है नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जो परसेंटेज है ज़्यादा मेरे पिताजी से मिल सकता है, क्योंकि मदर और फादर से मेरा ये डीएनए आया है। तो जांच करता है तो क्या होता है कि अपना डीएनए को कि मेरा है कि जैसे कि 2 चीज़ों में, एक इसका उपयोग पूछता है, तो जान गए कि क्या चीज़ का जांच करता है, VNTR का जांच करता है डीएनए टेस्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। इसका प्रिंट निकाला जाता है, जो क्लास में मैंने बताया, चूँकि यहाँ पर तो आपको एक तरह से नॉलेज भी देना है और सवाल कैसे बनाया जाए। तो चलिए, तो VNTR का जांच करता है 2 चीज़, एक पैटर्निटी टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट यानी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहीं खो गया, बहुत साल के बाद मिला, बोला कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, तो वो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका दोनों का डीएनए मिलाएगा, अगर मिला तो समझेंगे नहीं उसके फादर यही हैं। तो यानी कि पैटर्निटी टेस्ट यानी कि माता पिता का जांच, जिसको कहते हैं पैतृक जांच। क्या बोलते हैं, पैतृक जांच, यानी माता पिता दोनों का हो जाएगा। ठीक है, जनक का जांच, इसके यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा, जनक का जांच। अब इसको इतना ही नहीं लिखना, तुमको लिखना है इस तकनीक के द्वारा जनक का जांच किया जाता है, या इंग्लिश में लिखेगा दिस टेक्निक हेल्प इन द पैटर्निटी टेस्ट, आपको लिखने का जरिया। दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे सर, अब देखिए ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट दोनों का क्या एप्लीकेशन ही पूछ रहा है, उपयोग ही पूछ रहा है, तो इसको इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं देने का कोशिश करेंगे। आप जानते हो कहीं पर मर्डर हो गया, जैसे कहीं पर मर्डर हो गया तो जानते हो फॉरेंसिक लैब वाला आते हैं, ढूंढते हैं कि इधर कोई बाल तो नहीं गिरा हुआ है, कोई लार्वा, कहीं रेप हो गया, हाँ, तो वहाँ पर देखता है कोई स्पर्म तो कहीं पर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फॉरेंसिक जो है जांच करता है कि क्रिमिनल क्या करता है, क्रिमिनल केसेस, तो क्या कहेंगे, फॉरेंसिक टेस्ट। क्या बोलता है इसमें, फॉरेंसिक टेस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट यानी फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपराधिक केस में जांच करना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिमिनल, रेप केस, आपराधिक केस में क्या है, जांच किया जाता है कि इसमें गिल्टी कौन है, इसमें गिल्टी कहाँ का है। अगर मान लीजिए किसी पर आपको शंका है तो उसका हेयर ले लेंगे, और जो सैंपल मिला था मर्डर के जगह पर वहाँ पर सैंपल ले लेंगे, और दोनों का डीएनए को क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट निकाल के मैच कराएंगे। अगर मैच करा दिया तो बंदा वही है, नहीं तो दूसरा है कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका मैच ही नहीं करता, एक का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दूसरे से मैच नहीं करता है। तो 2 ही पॉइंट लिखना, एक फॉरेंसिक टेस्ट में, ठीक है, यानी अपराधी के जांच में, और दूसरा जो है पैतृक जांच में, ये लिखिएगा। ऐसे बहुत हैं, जैसे कि इवोल्यूशन हम लोग का कैसे हुआ,
तो इवोल्यूशन जब हुआ था तो हम लोग का डीएनए धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। तो आज का डीएनए और उस समय का कोई ऑर्गेनिज्म अगर मिला आपसे, दोनों का डीएनए का मैच कराएंगे कि VNTR कितना चेंजेज हुआ है, तो उसमें ही पता चलता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं इवोल्यूशन को जानने में। तो ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये इतना जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक दूसरे में कितना दूरी है, यानी जेनेटिक के हिसाब से, आनुवांशिक के हिसाब से, तो ये सब भी जांच करते हैं। लेकिन उतना पेचीदा आप मत जाइए, इस दोनों को लिखेंगे फॉरेंसिक जांच में, और सॉरी FOREN फॉरेंसिक जांच, गलती लिखा गया था, फॉरेंसिक टेस्ट में। ठीक है, और अपराधी केस में या अपराधी जांच में, और दूसरा क्या, पैतृक जांच में। यही 2 पॉइंट लिखना है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखिएगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग है फॉलोइंग एप्लीकेशन, अंग्रेजी वाला। हिंदी वाला क्या लिखेंगे, DNA उंगली छापी का निम्न क्या है, उपयोग है। ऐसे लिखने का तरीका से किया, पॉइंट में लिखिए। ठीक है, इसी दोनों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, किधर छोड़ दिया जी, और यहाँ पर आइए। लंबा वीडियो बन रहा है क्या, तो थोड़ा और, चूँकि अब 6-7 क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो समय तो लगेगा ही ना। अब मत 2-4 क्वेश्चन बचा है। डिफाइन टिश्यू कल्चर, डिफाइन टिश्यू कल्चर, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। कल्चर देखिए, जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो डाइवर्स नॉलेज चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा सबका, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सभी टॉपिक से टच करते हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा सा क्रिएट करने का कोशिश करने का, आपको एक डाइवर्स नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत सबका नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जानकार हैं तभी नंबर उठा सकते हैं। आप कम जानते हैं, लिखने का शैली हो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखिए, जानकारी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एकेडमिक पढ़ते हैं या फिर कहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आपको नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो एकेडमिक से थोड़ा अलग पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और ये है तो ऑप्शन भी ज़्यादा हैं। जैसे 18 में आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं तो ऑप्शन ज़्यादा हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए नॉलेज तो आपको लेना ही चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ देने का। और व्हाट इज़ द, क्या बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिश्यू कल्चर, और हिंदी में होता है उत्तक संवर्धन। क्या बोलते हैं इसको, उत्तक संवर्धन क्या है, यानी परिभाषित करें, उत्तक संवर्धन को परिभाषित करें। क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे आप। डिफाइन टिश्यू कल्चर, सीधा मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लांट है, एनिमल के केस में भी होता है, ज़्यादा करके प्लांट के केस में होता है कि प्लांट का कोई भी भाग, जैसे प्लांट का पत्ती भी है, आपका फ्लावर भी है, ठीक है, ये स्टेम है, ये आपका क्या है, रूट है, जड़ है। ठीक है, तो कहता है कोई भी भाग काट लिए, हाँ, और उसको क्या किए हम, एक कल्चर मीडियम में डाल दिए। कल्चर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें ये सेल्स लिए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का समूह, ये वृद्धि कर सके। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और उसमें क्या होता है, इस टिश्यू कल्चर करने मैंने बताया था, एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है, बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। इसमें हार्मोन वगैरह डाला जाता है। ठीक है, तो उतना तो अभी नहीं, बस इसका परिभाषा देना है ना। तो आप कहेंगे क्या, प्लांट या किसी जीव का, लेकिन प्लांट जरूर जोड़िएगा, क्योंकि प्लांट में ज़्यादा होता है। प्लांट का कोई भी भाग, हाँ, उसको क्या है, कल्चर मीडियम में ग्रोथ किया जाता है और उससे एक कंप्लीट प्लांट बनाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। अंग्रेजी में सिंपल लिखेंगे, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच इज़ कल्चर्ड इन द लैब देन इट इज़ फॉर्म ए न्यू प्लांट इन द वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि प्लांट का कोई भी हिस्सा काट कर अगर इसको कल्चर मीडियम में, उत्तक संवर्धन संवर्धन मीडियम जो है उसमें, मीडियम में, कल्चर मीडियम डायरेक्ट लिखेंगे, कल्चर में वृद्धि कराते हैं, हाँ, और इसे एक फिर पूर्ण प्लांट बनाया जाता है बहुत कम समय में, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। बहुत सिंपल था। ठीक है, परिभाषा करना था। अब आइए आगे, 8 नंबर सवाल। एट नंबर, मेंशन, यानी मेंशन कीजिए, बताइए, टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन।
अच्छा सर, बायोटेक्नोलॉजी जो जानते हैं, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे मात्र 2 एप्लीकेशन, 2 उपयोग बता रहा है। वो भी क्या, किस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में। तो 2 या 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, आप पे है। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि जो मेडिसिन के फील्ड में, यानी कि आप हिंदी में क्या बोलेंगे कि मेडिसिन मतलब जानते हैं दवाई, दवाई जो बनाते हैं, ड्रग्स व दवाई, ठीक है। इसमें जो है आप कह सकते हो कि मेडिसिन विभाग या मेडिसिन में, दवाई के क्षेत्र में ये बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग बतावें। दवाई बनाने में, यानी दवाई जो उत्पादन होता है उसमें आप जो बताइए कि इसका 2 एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ ये मेडिसिन में मदद करता है, 2 फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 फील्ड, यहाँ पे हमेशा लिखेंगे 2, कि 2 एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का निम्न है। द फॉलोइंग 2 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो सवाल दिया उसी को मरोड़ के लिख दिए, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हिंदी वाला लिखेगा कि दवाई के क्षेत्र में या ड्रग्स के क्षेत्र में ये जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग निम्न है। तो पहला आपको बताए थे इंसुलिन बनाना। इंसुलिन क्या है, डायबिटीज में एक हार्मोन है जो जिसका जीन निकाल करके आपको पता है इकोलाई में डाला जाता है, और उसमें जो है 2 चेन, अल्फा और बीटा चेन जो उसमें होते हैं चेन, उस दोनों को सेपरेटली बनाते हैं। या सीधा जानिए ना, उतना पेचीदा क्यों जानना है आपको, छोड़िए ना, आप सीधा जानिए इंसुलिन का निर्माण किया जाता है एक, क्योंकि उसका जीन निकाल करके हम इकोलाई में डाल देते हैं। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का भी होता है निर्माण। तो ये दोनों भी क्या है, मेडिसिन। जिसका हाइट पूरा छोटा रह गया, बहुत छोटा रह गया, उस बच्चे को मेडिसिन दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन, ये भी होता है। अच्छा, एंटीबायोटिक, जैव प्रतिजीवी, एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। तो यहाँ तो 2 लिखना है आपको, 3 बहुत काफ़ी हो गया जी, बहुत काफ़ी हो गया। तो इंसुलिन वाला ये हिंदी में इंसुलिन ही लिखना, इंसुलिन का निर्माण किया जाता है एक। दूसरा ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको कहते हैं, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर 2। और तीसरा सर जीव प्रतिजीवी, जीव प्रतिजीवी का निर्माण किया जाता है। लेकिन हिंदी वाले भी इसको या क्या लिखेगा, अगर नहीं लिख पाओगे तो ऐसे लिखना एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये फेमस है। क्योंकि दुकान में भी जाते हो तो किसको तुम बोलते हो कि जीव प्रतिजीवी दीजिए हमको, कोई बोलते हो क्या, जीव प्रतिजीवी कोई नहीं बोलते हो, जीव प्रतिजीवी ऐसे नहीं बोलते हो, सीधा बोलते हो एंटीबायोटिक दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या है निर्माण होता है। तो आपको इसमें 3 में जो याद रख गया लिख देंगे एग्जाम में। तो ये आपका था कि क्वेश्चन बैंक लेके हिंदी वाला बैठेंगे, आपको मैंने हिंदी कर भी दिया कि दवाई के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का 2 एप्लीकेशन बताइए, 2 उपयोग बताइए। तो यहाँ 3 बताया। और लिखना कैसे है कि निम्न 2 उपयोग होते हैं। अब बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 लिख दिए तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। चलिए, अब ये भी डिफाइन है 9 नंबर। डिफाइन कंजेनिटल डिजीज, कंजेनिटल डिजीज, डिफाइन कंजेनिटल डिजीज। ये भी एक बार ऑब्जर्व कर लेगा तुम, देख लेगा तुम लोग कंजेनिटल डिजीज क्या बड़ा है। इसको हिंदी में बोलते हैं जन्मजात रोग। हे भाई, आप लोग को क्या बताएं, नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा रोग जो जन्म के साथ है। और अंग्रेजी में लिखा दोज डिजीज विच इज फाउंड इन बॉडी बाय बर्थ, यानी जन्म के साथ हो, यानी जन्म गिफ्ट में मिला है हमको, उसको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज। यानी कि जो बीमारी जन्म के साथ ही प्राप्त हो बॉडी को या शरीर को, या किसी आदमी को जन्म के साथ ही वो बीमारी हो, उसे क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। और अंग्रेजी वाला इसको अंग्रेजी में लिख देगा कि डिफिनेशन है, तो इसमें तो पॉइंट बनाना नहीं है, सिंपल लिखना है कि दोज डिजीज विच इज़ अकर्ड इन बॉडी बाय बर्थ, या अकर्ड इन ऑर्गेनिज्म, यानी पाया जाता है बाय बर्थ, जन्म के साथ, इज कॉल्ड कंजेनिटल डिजीज। अगर आपको 1-2 डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल देना है तो अभी बताए थे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है, जन्म के साथ ही बीमारी होता है। सिकल सेल एनीमिया, ये भी जन्म के साथ होता है। बहुत सारे डिजीज हैं, और ये जो है सिंड्रोम वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो आपको बताए थे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें रेड और ग्रीन को पता नहीं कर पाता है,
ठीक है, कि दूर से देखेगा रेड। तो ड्राइवर में देखते हैं जो आप लोग अगल बगल में कोई रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम दे रहा हो या फौज में जा रहा हो तो उसका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, क्योंकि वो रेड और ग्रीन को डिस्टिंग्विश अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल, एक दो लिख देगा तो और खुश हो जाएंगे टीचर, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ परिभाषा लिखना है। ठीक है, अब जो है आगे ये भी बहुत इजी है जी, किधर गया 10 नंबर, राइट टू कॉजेस, राइट टू कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑफ सम मतलब यहाँ लिखा है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। अरे जंगली जीवन यानी वाइल्ड लाइफ कह सकते हो तुम, वन्य जीव, वन्य जीव समझते हो ना, वन्य जीव समझते हो ना, जो वनों में रहता है, जंगल में रहता है, उसको हम सीधा हिंदी में बोलते हैं अपने लैंग्वेज में जंगली जीव। तो जंगली जीव का विलुप्त होने का 2 कारण बताएं, हिंदी में वही होगा जैसे लिखो, जंगली जीव नहीं, यहाँ वन्य जीव होगा, ज़्यादा शुद्ध होगा, क्वेश्चन बैंक में तो यही देगा, वन्य जीवों को विलुप्त होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं इस दुनिया में, कुछ विलुप्त हो गया, जैसे आप कहते हो ना डोडो, डोडो एक पक्षी था जो वो विलुप्त हो चुका है, उसी तरह रेड पंडा तो वो भी विलुप्त के कगार पर है या हो चुका है। उसी तरह बहुत सारे जीव हैं जो अब जाने वाले हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो गया मतलब अब जाने वाले हैं। तो कहता है कुछ जो है एक्सटिंक्शन है यानी एक्सटिंक्ट कर गए, क्या कारण है, कोई जीव जो जा रहा है इस दुनिया को, क्या कारण है, तो जानते हैं हम लोग उसका घर को बर्बाद करते हैं, जंगल को काटते हैं, तो सीधा कहेंगे क्या, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। और ज़्यादा बायोलॉजी में लिखिएगा तो कहिएगा क्या, डिफॉरेस्टेशन, इसको शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना। ये शब्द अंग्रेजी वाला लिख देगा, हिंदी वाला डायरेक्ट लिखेगा जंगलों का कटाई होना। एक दूसरा शौक़ रखते हैं हम लोग शिकार करने का, देखते हैं ना टाइगर कैसा हो गया है स्थिति, अब उसको सेव करना पड़ रहा है। ये क्या कहते हैं, सेंचुरी हुआ, चाहे वाइल्ड लाइफ हुआ, या फिर बहुत बड़े बड़े जो हैं आपका सेंचुरी वगैरह बहुत बनाए हैं सरकार ने, जिस पर वहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे शिकार करना नहीं है बाघों का, तो बहुत दिनों से बाघों पर शिकार नहीं करते हैं। और हम लोग गिनते हैं भाई कितने टाइगर रह गए हैं, कि 1100 1200 ऐसे टाइगर हैं इंडिया में, सोचिए। हाँ, एलिफेंट के साथ वैसा। अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग उससे नुकसान कर रहे हैं, तो बस वही नुकसान 2 लिख देना, एक शिकार करना, एक क्या है आपका यानी ओवर यूज करना, शिकार करना लिख सकते हैं, या ओवर ज़्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, अब कोई डोडो पक्षी था तो सुनते हैं बहुत उसका मीट जो है अच्छा था तो उसको पूरा खा गया सब, ये ह्यूमन है, ये मानव है, ऐसा हम लोग का बिहेव है, सोच लें। तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा ठीक है बचा के ही चलें, ठीक है, सभी चीज़ को पूरा इस्तेमाल ना करें। तो ये कटिंग ऑफ मतलब कि फॉरेस्ट, ये यानी जंगलों का कटाई करना। ठीक है, आज कटाई करते हैं तो पूरे लगाइए पूरा, लेकिन हम लोग नहीं, जंगल लगाते नहीं। और दूसरा क्या बोला, हम लोग हंटरिंग करते हैं, हंटर, ठीक है, हंटरिंग यानी कि शिकार करना। तो ये 2 कारण है। या ओवर यूज भी कर सकते हो, ओवर यूज समझ रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ों का, हम किसी के पीछे पड़ गए हम लोग ह्यूमन, तो उसके पीछे ही पड़ गए। तो ये 2-3 कारण था, क्या है, जंगली जीवों का जाने का। हो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 11, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबको पीटेंगे क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इधर ही बताए हैं, और इसको VVI मान लीजिएगा। क्या है, तीसरा VVI बोले थे, 3rd नंबर, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी, और हीमोफीलिया का 4th नंबर, और एप्लीकेशन, हाँ 6 एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगर, नहीं शायद ये 2000 में पूछ दिया है एप्लीकेशन, तो नहीं, तो 3 हुआ, 4 हुआ आपका, इसके बाद आपका 6 हुआ, 5 भी रेस्ट्रिक्शन जाए, तो सीधा कहेंगे कि 2, 5, 6 यहाँ तक तो आपको अभी करना है। इसके बाद लास्ट 11 है, डिफाइन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी डिफाइन करने, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में क्या कहेंगे सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसे अभियांत्रिकी होता है, तो अभियांत्रिकी अब कोई नहीं लिखता है, देखते हैं कि क्वेश्चन ही पूछता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ऐसे लिखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग
तो सर आप कहेंगे सर जेनेटिक इंजीनियरिंग लिख रहे हैं, ऐसे अभियांत्रिकी क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो अभियांत्रिकी नहीं लिखा जाता, मैंने एनसीईआरटी में भी देखा है, लेकिन संभव ये होता नहीं है उतना शुद्ध हिंदी करना। आप आइए यहाँ पर को परिभाषित करें, तो सिंपल परिभाषा करें। देखिए नाम ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियर हैं, जीन का इंजीनियर हो गए आप, यानी जीन का हेर फेर करने वाला। जैसे आप कहते हैं सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का मतलब रोड को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, मकान को कंस्ट्रक्ट करता है। और मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है, नाम सही है मैकेनिकल, मैकेनिक चीज़ को देखता है। तो यहाँ नाम है स्पष्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे आप परिभाषित कर सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग, इंजीनियर नहीं, इंजीनियरिंग यानी कि क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी क्या करते हैं, चेंजेस द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जीन चेंज कर देते हैं, या फिर उसको जीन को काट के निकाल देते हैं, या फिर अलग से जीन जोड़ते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और आप हिंदी वाले लिखेंगे कि यह बायोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का एक ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन काट कर, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जोड़ देते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देते हैं। किसके द्वारा, तो वेक्टर के द्वारा, संवाहक के द्वारा, ठीक है। तो मैं ये बता भी रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो हो सकता है कोई बाहरी बच्चे भी देख रहे हों, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो जानिए आजकल हम अपना जीन, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का क्या है, हम लोग में जीन होता है और बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। तो यहाँ से जीन निकाल के उस जीन को काट करके, हाँ, और उसको किसी के साथ जोड़ करके, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर के साथ जोड़ करके पहला जो जीन बनाते हैं, मतलब डीएनए बनाते हैं, उसको कहते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालते हैं, ई कोलाई में, और उसको कल्चर करके हम इंसुलिन बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्या, व्हाट इज दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक अभियांत्रिकी उसके कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म का जीन को निकाल के या काट करके अपने से नहीं काटते हैं, एंजाइम से काटा जाता है, निकाल करके दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, तथा क्या बनाते हैं, आपको आरडीएनए बनाते हैं। आरडीएनए का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी दो डीएनए का मिक्सिंग, तथा इस डीएनए को कहाँ शिफ्ट करते हैं, किसी होस्ट में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप इसको किसी तरह डिफाइन कर सकते हो कि ये बायोलॉजी का या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, या किसी के जीन को चेंज करते हैं। ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर दे देगा, वो समझ जाएगा। जीन को चेंज करते हैं मतलब जीन को काटता है या फिर जोड़ता है। तो ये जो था, दिस इज़ द लास्ट, ये जो था 11th का, उसमें बनाना है। पहले क्या था कि एक्स्ट्रा सवाल नहीं दिया करता था, जैसे 11 बनाना है तो 11 ही दिया है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में और के दिया था, और का मतलब अथवा करके देता है। तो उसमें चॉइस रहते थे कि जो जानते हैं बनाते हैं, अथवा वाला या मेन क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब का एग्ज़ाम में जो आपका बिहार बोर्ड ले रहा है 2 साल 3 साल से, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं। इस सब को इसलिए भी मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी अगर टच हो जाए तो बहुत अच्छा है। चूँकि इसको फोकस करने के साथ इसको लॉन्ग वे में बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए अभी इंसुलिन जीन का एग्जांपल दिए, तो आप वहाँ पर मान लीजिए इंसुलिन जीन जो बनता है, इंसुलिन जो हार्मोन बनता है, ये किसके हेल्प से बनता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से बनता है। तो ऐसे करके आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा मैसेज कीजिए, जैसे करते हैं आप, बोलते हैं सब। फिर भी जो दिक्कत होगा देखेंगे हम। तो तब तक के लिए अच्छा से रहिए। गुड नाइट।